नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखिए, लाइक करिए, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करिए और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात भी पहुंचे, उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे। नेपाल में चीनी खेल खत्म, चीन के कम्युनिस्ट गुर्गे आउट, षड्यंत्र के षड्यंत्र वर्षों तक लगातार अमेरिका, चीन, नेपाल पर जिस तरह से शिकंजा, जैसे अजगर ड्रैगन अपने को निगलने के लिए तैयार रहता है, इस बार नेपाल की जनता ने चुनाव में उन सबको उखाड़ के फेंक दिया। एक क्रांति, शांतिपूर्ण क्रांति। देखिए, इसे कहते क्रांति। बांग्लादेश में तो जो स्पॉन्सर था, कैसे था, शेख हसीना भी इलेक्टेड लीडर थी, लेकिन अब वहां भी चुनाव हुए हैं, वहां भी एक तरह से मतदान के बल पर नई सरकार बन रही है। और आप देखिए, भारत से जो सबक मिला है, नेपाल में पहली बार मधेशी, आप ये कहिए कि नेपाल जहां वर्षों से कभी राजतंत्र रहा, कभी कम्युनिस्टों का, नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट, लेनिनवादी, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, लगातार ये पार्टियां जनता को धोखा देकर के लूटती रही। करप्शन राजा के समय में तो था ही गड़बड़, लेकिन जनता ने इस बार बहुत ही समझदारी से, भारत से उन्होंने प्रेरणा लेते हैं, इसलिए जनक पुत्र, हम सीता माता को जनक पुत्री कहते हैं। अब इसे मैं तो कहूंगा कि अयोध्या के श्री राम मंदिर का असर तो नहीं है। आप ये देखिए कि जनकपुर में जो लोकप्रियता, बालेंद्र शाह, और काठमांडू में जो प्रधानमंत्री रह चुके दो तीन बार, उनको हराना ये छोटी बात नहीं है। ओली को कितना समर्थन, वो भारत के साथ आंख मिचौली करते, कभी दोस्ती, कभी कुछ। ये देखिए, जिस तरह से जेपी ओली का वहां पर प्रभुत्व था, केपी ओली का, और उसको एक तरह से उखाड़, चुनाव में नेपाल, काठमांडू राजधानी में बालेंद्र, यंगेस्ट युवा, 35-36 साल की उम्र वाले, 90 में पैदा हुए। आप ये अंदाज लगाइए, केवल 35 साल के युवा ने एक ऐसे नेता जो हर पार्टी के साथ ये गठबंधन, विदेशों में ये कभी आंख तरे रहे, कभी भारत के साथ, कभी भारत के विरोध में कुछ कहें, कभी साथ में आने की कोशिश करें, दिवाला निकाल चुके वो पार्टियां। नेपाल की आर्थिक स्थिति, खास करके भूकंप की विभीषिका के बाद जो नेपाल की स्थिति थी, उसमें लगातार संकट और अस्थिरता। 6 महीने की सरकार आई, फिर उसने गठबंधन तोड़ दिया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। मतलब वहां संविधान बनने के बाद मैं वर्षों से देखता रहा हूं। आप समझिए कि संयोग है, ये 90 में पैदा हुए हैं और मैं भी 89-90 में वहीं नेपाल गया। उसके बाद तो कई बार जाना हुआ, लेकिन तब से मैंने वहां की स्थितियां देखी हैं। उसके पहले तो थोड़ा बहुत फिर भी है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आंखों देखा। उसके बाद तो कई बार, भूकंप के पहले, भूकंप के बाद, सरकारें बदलने के बाद, प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात, उनके एम्बेसडर से मुलाकात, भारत के राजदूतों से मुलाकात, बड़े बड़े संपादकों के साथ, वहां पत्रकारों की के साथ मिलकर के कैसे और भारत और नेपाल के बीच संवाद रहे, सूचना रहे। वहां पर भारतीय मूल के ही टेलीविजन चैनल चलाने वाले, ऐसे जो बड़े पूंजीपति कह सकते हैं, मदेशी, उनसे मुलाकात हुई वर्षों पहले, अभी नहीं, समझिए आप 10 वर्ष हो गए। ऐसी स्थिति में भारतीय मूल के लोग, वो है नेपाल के, जैसे कल यदि भारतीय मूल का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है, या अमेरिका के कोई राष्ट्रपति बनता है, तो कहा वो है तो उन्हीं के देश का, लेकिन भारतीय मूल का एक असर साइकोलॉजिकल, यहां तो वो तो सब हिंदू राष्ट्र है ना। नेपाल अकेला हिंदू राष्ट्र है। देखिए, और पड़ोस में तो भाई बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका में मुस्लिम उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन वो तो बड़े कट्टर मुस्लिम देश है। अब भूटान है, तो बौद्ध है श्रीलंका में, भूटान में हो, लेकिन जिस तरह से
हिंदू राष्ट्र के रूप में भी होते हुए वहां कम्युनिस्टों का जो प्रभाव रहा, ये ठीक है पशुपतिनाथ के लिए। और भारत ने तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पिछले 10-12 वर्षों में लगातार कोशिश की, बनने के बाद भी कई बार वहां जब भी मौका मिला गए। वहां के नेपाल के प्रधानमंत्रियों से भी बातचीत हुई, विदेश मंत्री जयशंकर हों, राजनाथ सिंह हों, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से भी संबंध तो अच्छे थे ही, और कांग्रेस के समय में भी रहा। लेकिन वहां ऐसा लगता है कि भारत विरोधी इतनी लहर लोग पैदा करते थे। इस बार लहर जनता की लहर थी। इस बार भारत चीन की बात नहीं कि मैं कहूंगा, और भारत कभी कोई हस्तक्षेप करता ही नहीं। भारत कहता है जनता तय करेगी। हम अब हमारे देश में हुआ है ना, हर बार बदलाव हुआ है, कई बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। 77 में परिवर्तन हुआ, राज्यों में तो कई बार होता रहा। पड़ोसी बिहार में आप देखिए, बिहार में तत्काल अभी जिस तरह से लहर हुई, उम्मीद नहीं की जा रही थी कि बिहार में जीतेंगे लोग, कई बड़े सर्वे वाले फेल हो गए, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू नीतीश की पार्टी जीत करके आ गई। तो बिहार का असर है। कई लोग क्या कह रहे हैं, देखिए इसका असर बंगाल में होगा। ये बार बार कहा जाता है युवा यदि आंदोलन है तो जन जय फलाना, मतलब एक नई परिभाषा गढ़ दी गई युवाओं को लेकर के। युवा थे वहां बूढ़े कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं। खाली ये कहना सड़कों पर युवा आते हैं वो समझ में आता है, लेकिन उन युवाओं ने भी वो बांग्लादेश का रास्ता नहीं अपनाया है। वो तानाशाही की तरह या फेरेटिज्म नहीं पैदा कर रहा है, जहां पर जिन देशों में उस तरह के आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। वहां लोग शिक्षा के लिए तरसते हैं, शिक्षा अच्छी। इसलिए भारत में कितने शिक्षा के लिए भारत आते रहे। बालेंद्र शाह जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आप देखिए 165 में से अब तक वहां, चूंकि दूर दराज के इलाके हैं, कहां से मतदान एक तो हाथ वोट पड़ता है, कंप्यूटराइज नहीं है वहां तो एक एक वोट बड़ा उसकी गिनती हो रही है। और कहीं दूर है 50 किलोमीटर भी पहाड़ में उस जगह से वोट लाना तो भी चल रहा। लेकिन उसके बाद भी लगभग 165 में से 124 124 माने 120 तो बात कर चुके हैं, और जो ताजा सूचना है उसमें 124 तक पहुंच जाइए। तो विजय का मतलब पूरा दूसरा का सफाया। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिन और नेपाली कांग्रेस जो मदेशियों को भी धोखा देती थी, अब प्रचंड हो चाहे ओली हो, कभी ये कुर्सी जैसे होता ना रेस, कुर्सी एक बैठा फिर दूसरा दौड़ के आया फिर कुर्सी हो गया। ये सत्ता का खेल अब रुकेगा। ऐसे भारी बहुमत से स्थिरता सबसे बड़ा प्रमाण है। और जैसा मैंने कहा, जनता ने किस लिए वोट दिया? उनको शिक्षा के लिए, उनकी शिक्षा सही हो, विश्वविद्यालयों की स्थिति, स्कूलों की स्थिति, दूर दुर्गम इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं उन बच्चों को, गरीबों को, उनके मन में एक भूख है। और देखिए ये भी याद रखिए, हजारों भारतीय सेना में नेपाली लोग रहे हैं, नेपाली मूल के, गोरखा रेजिमेंट और इस तरह से नेपाली, और उनमें जो पेंशनधारी हैं वो नेपाल में रह रहे हैं। हजारों लोगों की पेंशन भारत सरकार के खजाने से जाती है भारत के सेना में काम करने का। वहां की इकोनॉमी में भारत का हमेशा बहुत बड़ा रोल है, आज भी है और रहेगा। लेकिन भारत दादागिरी दिखाता। बीच में कुछ लोग कोशिश करते रहे, कहते रहेंगे हम बड़ा भाई छोटा भाई नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम समान सबके साथ। हमारे लिए अमेरिका बराबर जिस तरह हम मानते हैं, उसी तरह से नेपाल हमारे लिए हुआ है। हम नेपाल को अपना भाई बिल्कुल जैसे कहते मानते हैं, लेकिन बड़ा भाई छोटा बात नहीं है। उसके लिए जहां सहायता संकट आया, सबसे पहले भारत सरकार ने हर तरह की सहायता पहुंचाई वहां के लोग। तो इसीलिए शिक्षा सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य की सुविधाएं चौपट किया हुआ है नेपाल में। इतने टैलेंटेड, इतने प्रतिभाशाली लोग। और शिक्षा की बात इसलिए करूंगा कि बालेंद्र शाह जो काठमांडू में मेयर बने 2022 में, कुछ ज्यादा पूरा नहीं, खेल ही 3-4 साल में उन्होंने जिस ढंग से अपने को तेजी से आए 2020 के आसपास, पहले एक और पार्टी के साथ, लेकिन फिर जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो बनी नई, उसके साथ अपनी पुरानी पार्टी जो उसके नेता डेथ हो गई, तो उन्होंने उस पार्टी के साथ अपना गठजोड़ कर लिया। और चुनाव में लोग एक चमत्कार जैसे कह सकते हैं कि लोकप्रियता, वो सिंगर है, गायक अच्छे, चाहे बलिदान का गीत गाते हुए, चाहे जागरूकता के लिए, करप्शन के खिलाफ। आप देखिए वो इस तरह के नहीं है जो भारत में कई ऐसे हास्य कवि बन जाते हैं। देश प्रेम की भावना के साथ सामाजिक जागरूकता लाने वाली कविताओं से और वेस्टर्न म्यूजिक
उस तरह से। ये भी नहीं कि भाई ट्रेडिशनली गा रहे तो वो तो गाने वाले बहुत हैं, नृत्य वाले नेपाल में हैं। रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए टॉप सिंगर्स में से बालेन शाह बने। तो ये कहना कि राजनीति में अखाड़ेबाज, बड़ा चाणक्य, ये वो, नेपाल में ये राजा का समर्थन, ये नेपाल में अमेरिका का समर्थन, ये भारत के कुछ यहां से पैसा लेके जाके खा जाए भ्रष्टाचार, वो भी जनता पर न खर्च करें, भारत सरकार से करोड़ों अरबों रुपए की मदद लेते रहा। वहां तो ये है कि ऐसी स्थिति आई है जब भारत से नमक, आटा, दाल सब जाए तो उसके बिना मुश्किल होती है। दुर्गम इलाकों में पर्यटन की दृष्टि से करोड़ों रुपए जाता है। एवरेस्ट पर जाने के लिए एवरेस्ट की फ्लाइट हजारों लोग हर साल जाते हैं। आप गए कि नहीं? मैं गया हूं 2-2 बार। इसलिए कह सकता हूं कि जो दुनिया का सबसे दुर्लभ, स्विट्जरलैंड में भी आपको आनंद नहीं आएगा जो एवरेस्ट की फ्लाइट पे आएगा। तो ये लोकतंत्र एवरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, भारत से प्रेरणा लेकर बन रहा है। जनरल वो ये नहीं है जनरल साहब नई जनरेशन है इसलिए ऐसा है। नई जनरेशन तो होगी, कहीं भी होगी। गांधी नेहरू के समय से नई जनरेशन है, यहां भी आई, लेकिन उन तरह के नहीं कि सरकारी नौकरी किया, धंधा किया, कुछ किया, उसके बाद आप बन गए आम आदमी पार्टी बनाए। आम आदमी बिल्कुल अपेक्षा तो बहुत होगी। उन्होंने काठमांडू के मेयर के नाते भी कुछ ऐसे कदम भी उठाए जो नाराजगी वाले हो सकते हैं। भाई देखिए बुलडोजर, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर प्रदेश से प्रेरणा ली है कि बुलडोजर चला। उन्होंने कहा बड़ी इमारतें है, माफिया की बात नहीं थी। उनका कहना कि जो इलीगल बना है उसको तोड़ना होगा। उससे थोड़ा सा लगा कि कैसे जीतेगा भाई। बड़े बगैर कम्युनिस्ट हुए, कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए तरीके वो अपनाए जो जनता को पता हो कि देखिए लूट पर करने वाले लोग या जो ऐसे बाजार बनाने वाले लोग, उनको डस्ट कर रहा है, उनको उनके बिल्डिंग को तोड़ रहा है और लोगों को, अच्छे लोगों को वहां बसाएं, उनके लिए सुविधाएं हो, कृषि की सुविधा हो, जैसा मैंने कहा कि जो छोटा व्यापार करने की सुविधा हो, रोजगार लोगों को मिले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी नेपाल की छवि और मजबूत हो, वो आत्मनिर्भर बने। भारत से जो प्रेरणा ली है, एक बात है, उन्होंने भी जो दूसरी पार्टी के बीच में कुछ करती रही, ओली ने भी किया था, ग्रेटर नेपाल के नाम पर भारत के कुछ हिस्से पर दिखा दो, वो चीन सिखाता है ना। अब ओली से मुकाबला करना था तो बालेन शाह ने, मैं तो यही मानता हूं, एक युवा है, उनको क्या लगा? उनको लगा पूर्व प्रधानमंत्री ऐसा कर रहा है, जनता को लगता होगा भाई ये इस हिस्से पर हमारा हक हम दिखा दें। भाई भारत तो कहता अखंड भारत, तो भारत ऐसा थोड़ी कि अफगानिस्तान लेने के लिए या पाकिस्तान को या बांग्लादेश को लेने की बात कर रहा है। ये ठीक है, हाँ, कश्मीर को हम कहते हैं। तो विवाद का इश्यू बनाने के लिए ओली ने किया प्रधानमंत्री के नाते, क्योंकि ओली, भारत ने इतना उनको सहायता की हर तरह से। जब भी बात आती थी द्विपक्षीय संबंधों के लिए, भारत ने कहा चलिए हम जो भी कर सकते हैं, आर्थिक करके, सामाजिक रूप से जो होगा, हमारे बिल्कुल रिश्ते हैं। यहाँ की बहु बेटियां, बिहार, यूपी, बंगाल, हर तरफ से बॉर्डर नेपाल से जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल आने के बाद कोई आपको, हमें वीसा तो लगता नहीं, खाली पासपोर्ट से आप निकल जाइए। आपका इवन आपके पास भारत का वोटर कार्ड हो, जा सकते हैं। एक बार हुआ ये कि मैं पासपोर्ट भी भूल गया और वोटर कार्ड भी नहीं था। अब वो तो ठीक है, मेरे पास पार्लियामेंट का पास और कुछ भारत सरकार का, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का, होम मिनिस्ट्री का पास था, तो इंडियन एयरलाइंस ने, मैंने एयर इंडिया ने मुझे अलाउ कर दिया, वरना मेरे संकट हो गया था, क्योंकि भाई कुछ तो आपको दिखाना होगा, अपनी पहचान पत्र। लेकिन वीसा नहीं लेना है, जाइए सीधे कार से। इसीलिए कई अपराधी भी भागते रहे, चार्ल्स शोभराज जैसे अपराधी भी भागे, खुली बॉर्डर है। हर बार जब कोई ईडी के छापे पड़ने लगते हैं तो पता चलता कहीं ऐसा नहीं कि वो भाग रहा हो, नेपाल भाग जाए, तो बॉर्डर में बड़ी लगती है। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, नेपाल बॉर्डर है तो शराब यदि वहां खपत ज्यादा होती है, शराब वहां, भारत में, बिहार में जब शराबबंदी हो गई तो उसका असर वहां से शराब उधर से आ जाए, नहीं तो फिर इधर से जाए। पेट्रोल की कुछ प्रॉब्लम आती है तो भारत से हो, पेट्रोल के दाम ऊंचाई पर होंगे। तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जिस तरह से गंभीर है, उसमें पड़ोसी, उसमें जनकपुर, मदेशी और मैथिली। देखिए मदेशी किनको कहते हैं? मैथिली, भोजपुरी, जो भारतीय मूल के लोगों की भाषाएं रही, इनकी भी मैथिली बोलते हैं। मैंने यूं नेपाली तो नेचुरली नेपाल के हैं तो नेपाली तो रहेगी, लेकिन मैथिली भाषी है। इसीलिए मैंने मिथिला का कहा कि मिथिलांचल के, जनकपुर के, जो भारत का बिल्कुल सीमा से लगा हुआ है बिहार से, उस तरह के मूल का आदमी नेपाल का प्रधानमंत्री बना, पहली बार बनने जा रहा है। बना नहीं अभी घोषित रूप से, लेकिन चुनाव जीत गए तो ये, उसको अब कोई रोक नहीं सकता है। क्रांति हो चुकी है, शपथ की औपचारिकता होनी है 2-4 दिन में, अगले हफ्ते, जब इस हफ्ते में हो जाएगा।
ऐसी स्थिति में इस क्रांति का इस उम्मीद से स्वागत करना चाहिए कि विदेशी हस्तक्षेप जो ड्रैगन से बचे और भारत के साथ मिलकर रहने का वो नक्शेबाजी जो गलत ओली ने रास्ते दिखाए उसको कहीं कूड़ेदान में फेंक दें। जो उसका अपना पुराना अस्तित्व रहा है उसको बिल्कुल भारत हमेशा स्वीकार करता है। भारत ने हर चीज हर सरकार को वहां जो संवैधानिक सरकारें हैं उसको मान्यता दी है। नेपाल की क्रांति में भी भारत का हमेशा सहयोग रहा है ताकि वहां शांति सुख समृद्धि हो, क्योंकि भारत उनको अपना अभिन्न परिवार का अंग की तरह मानता है। और उम्मीद करना चाहिए कि आने वाला समय लोकतंत्र की इस विजय पताका में, और जिसको कह सकते हैं कि मुकुट तो है ही हिमालय, भारत का उसी तरह से मुकुट शान से दुनिया में लोकतंत्र की और पताका फहराता रहे। एडिटर साहब हमें विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।